क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम कैंसिल होंगे? मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? क्या है ये नया फॉर्मूला 5+3+3+4? बीएड 4 साल का होने वाला है। कौन से नए बड़े बदलाव हुए हैं एजुकेशन में? क्या टीचर बनना बहुत ही मुश्किल होने वाला है आने वाले सालों में? इन्हीं सब सवालों के जवाबों के लिए चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है सिंप्लीफाइड एजुकेशन। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज विद द लिंक गिवन बिलो इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को समझने से पहले हमको समझना चाहिए कि फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1968 में। उस टाइम पे यूजीसी के चेयरपर्सन थे DS कोठारी। ये पॉलिसी आई थी मिसेस इंदिरा गांधी के टाइम पे एंड वी आर नोइंग दिस एजुकेशनल पॉलिसी बाय द नेम ऑफ कोठारी कमीशन आयोग। उसके बाद सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1986 एंड लेटर ऑन इट वॉज रिवाइज्ड इन द ईयर 1992। अभी हम जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं 10+2 का, दैट इज फ्रॉम दिस सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी इन 1986। उसके बाद थर्ड एजुकेशन पॉलिसी इज इंट्रोड्यूस्ड इन दिस 2020 ईयर। मतलब आफ्टर 34 ईयर्स वी आर हैविंग दिस बिग चेंज इनटू द एजुकेशनल पॉलिसी। हम लोग को ये डेट एग्जैक्ट याद रखनी है कि कौन से डेट पे ये पॉलिसी रिलीज हुई थी। ऑन वेडनेसडे 29 जुलाई एट 4 PM। जैसे हम फर्स्ट पॉलिसी याद रखते हैं DS कोठारी के नाम से, वैसे ही ये पॉलिसी हमको याद रखनी है डॉक्टर K कस्तूरीरंगन के नाम से, बिकॉज इनके कमिटी का ये रिपोर्ट है। एंड व्हाट इज द विजन और एम ऑफ दिस पॉलिसी? इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। मतलब इंडिया का जो नॉलेज है वो किस बेसिस पे डिपेंड होना चाहिए? एज अ होलिस्टिक डेवलपमेंट। वी आर नॉट गोइंग टू प्रमोट, हम लोग रोट लर्निंग को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करेंगे। हम किसको प्रमोट करेंगे? प्रैक्टिकल नॉलेज, क्रिएटिविटी, स्किल्स को प्रमोट करेंगे। तो ये एजुकेशन पॉलिसी में किस भागों पर ज्यादा जोर दिया गया है? इंक्लूसिव, पार्टिसिपेटरी एंड होलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, तो इस पॉलिसी को हम किस नाम से जाने जाते हैं? NEP 2020। एंड विच आर द मेन फीचर्स ऑफ दिस? पहली बात तो ये है कि MHRD दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इट इज रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मतलब HRD मिनिस्ट्री विल बी कॉल्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और ये एजुकेशन पॉलिसी 3 भागों में हम लोग स्टडी करेंगे उसका। वैसे तो देखा जाए तो ये ड्राफ्ट बहुत ही बड़ा है, तो हम लोग 3 पॉइंट्स पे फोकस करेंगे। फर्स्ट दैट इज स्कूलिंग पैटर्न, और स्कूलिंग पैटर्न में हम लोग ये नया फॉर्मूला स्टडी करेंगे कि क्या मीनिंग है इसका। दैट इज 5+3+3+4, ये पैटर्न समझेंगे। देन वी विल कम टू द हायर एजुकेशन, बिकॉज हायर एजुकेशन में भी बहुत सारे बड़े चेंजेस हुए हैं। एंड देन वी विल सी द टीचर एजुकेशन। दिस टीचर एजुकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये पॉलिसी तो बहुत सारे मास्टरमाइंड लोगों ने बनाई है, बट हु इज गोइंग टू मेक इट्स एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन? कौन पढ़ाने वाला है बच्चों को? सो टीचर्स आर गोइंग टू मेक गिव द एजुकेशन। सो टीचर के लिए कौन से एजुकेशनल चेंजेस है वो भी हम लोग देखेंगे। सो वी विल गो वन बाय वन। पहले तो देखेंगे कि स्कूल लेवल पे पहले जो फॉर्मूला था दैट वाज 10+2, नाउ इट हैज चेंज टू 5+3+3+4। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि 10+2 इसका टोटल तो 12 होता है, और इसका अगर टोटल करे जाएंगे तो वी आर गेटिंग इट एज अ 15। मतलब यहाँ पे 3 नंबर ज्यादा है। वो 3 नंबर कहाँ से ज्यादा है वो पहली बात समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे 10+2, 10 मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक। हियर वी आर नॉट इंक्लूडिंग द प्री स्कूल, मतलब किंडर गार्डन का जो लेवल रहता है दैट इज नर्सरी, जूनियर KG एंड सीनियर KG, मतलब 3 to 6 ईयर का जो लेवल रहता है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया था। ये नए फॉर्मेट में जो फर्स्ट 5 वाला उसमें ही वो इंक्लूड किया है। दैट्स व्हाई दिस टोटल इज कमिंग आउट टू बी द 15, मतलब इससे 3 गुना 3 नंबर से ज्यादा। ओके, अभी हम ये चारों स्टेजेस स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे।
विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल आई होप इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। चलिए पहला स्टेप देखते हैं, 5 वाला स्टेप। दिस स्टेप इज ऑल्सो नोन एज द फाउंडेशनल स्टेज, मतलब यहाँ पे बच्चे का फाउंडेशन बनेगा। और यहाँ पे कौन सा एज ग्रुप है, दैट इज 3 to 8 ईयर्स। अभी 3 to 8 ईयर्स मतलब प्री स्कूल, प्री स्कूल के 3 साल, नर्सरी, जूनियर एंड सीनियर, एंड आफ्टर दैट फर्स्ट एंड सेकेंड, ये हो गए 5 साल। और ये 3 to 8 ईयर्स में बच्चा कैसे पढ़ाई करेगा, तो विद द हेल्प ऑफ प्ले, मतलब खेल कूद कर बच्चा पढ़ाई करेगा। वी आर नॉट गोइंग टू गिव द ओवर बर्डन ऑफ द एग्जाम्स, एग्जाम का बर्डन देके हमको बच्चों को रेस में नहीं दौड़ाना है। वी आर गोइंग टू मेक जस्ट फाउंडेशन, कैसे, खेल कूद कर और फिर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करनी है। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। आफ्टर द सेकेंड स्टेप, 3 वाला सेकेंड स्टेप हम लोग देखेंगे। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रिपरेटरी स्टेज। अभी यहाँ का एज ग्रुप क्या है, 8 to 11 ईयर्स एंड 3rd to 5th स्टैंडर्ड, ओके। और यहाँ पे भी बच्चे कैसे सीखेंगे, एक्टिविटी के थ्रू सीखेंगे और फिर इंटरैक्शन इनटू द क्लासरूम लर्निंग, क्योंकि ये ईयर में बच्चा इंटरैक्शन प्रॉपर तरीके से करना सीख जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी एंड इंटरैक्शन द स्टूडेंट विल गेट द नॉलेज। ये दोनों स्टेजेस में हमको एग्जाम पे बिल्कुल भी ज्यादा फोकस नहीं करने का है, ओके। देन 3rd वाला स्टेज, ये 3 वाला स्टेज हम लोग देखेंगे। दिस इज कॉल्ड एज द मिडल स्टेज। अभी ये स्टेज में बहुत बड़े बदलाव किए गए हैं, देखेंगे। 11 to 14 ईयर्स का ये रेंज है एंड 6 to 8 स्टैंडर्ड। अभी यहाँ पे कौन से 2 चीजें नए से इंट्रोड्यूस की गई है। फर्स्ट इज द वोकेशनल सब्जेक्ट्स, मतलब 6 स्टैंडर्ड से बच्चों को वोकेशनल सब्जेक्ट स्टडी में इंक्लूड किए जाएंगे। अभी तक जो पॉलिसी चलती आ रही थी उसके हिसाब से हम लोग क्या करते थे, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में बच्चों को वोकेशनल सब्जेक्ट देते थे एंड दैट वाज आल्सो ऑप्शनल, इट वाज नॉट अ कंपल्सरी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ वोकेशनल सब्जेक्ट इनटू द 6 स्टैंडर्ड्स ओनली, एंड along with that we know that this is the digital time, so students should get the technology wise friendly, and for that we are going to have the coding subjects also, so that they will have the enough knowledge of the computer and technology. So coding and vocational subjects will be the new introduction in this middle stage, and along with that किस पे उन्होंने जोर दिया है, that is experimental learning, मतलब just theory learning will not be sufficient. थेरी से बच्चों का कंप्लीट विकास नहीं हम लोग कर सकते, उनका कंप्लीट इवेल्युएशन भी नहीं कर सकते। तो किसके ऊपर उन्होंने 50% क्रेडिट विल गो टू द एक्सपेरिमेंटल, मतलब प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है। ये हो गया 3rd स्टेज। आफ्टर दैट 4th स्टेज, दिस इज 4-1, दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी स्टेज। ये किस में आता है, 14 to 18 ईयर्स में, एंड स्टैंडर्ड वाइज देखेंगे तो 9 to 12 स्टैंडर्ड। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम का, तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम नहीं होंगे, एग्जाम तो होंगे, लेकिन अभी तक ऐसा चलता आ रहा था कि 10th का एग्जाम रहेगा और 12th का एग्जाम रहेगा, और वो एक ही एग्जाम के बेसिस पे हम लोग बच्चों का रिपोर्ट कार्ड बनाते थे। तो अब कैसे होगा, सेमिस्टर पैटर्न होगा, मतलब 6 महीने के बाद एग्जाम होगा एंड आफ्टर दैट ईयर एंडिंग में एग्जाम होगा, एंड अलॉन्ग विद दैट वी आर गोइंग टू मेक द कंप्लीट एनालिसिस और द कंप्लीट असेसमेंट ऑफ दैट स्टूडेंट, मतलब थ्योरी भी उनकी जज की जाएंगी, उसके साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी देखेंगे, देन स्किल भी देखेंगे, वोकेशनल सब्जेक्ट भी देखेंगे, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर हियर, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा पॉइंट है, दैट इज मल्टी डिसिप्लिनरी स्टेज। व्हाट इज द मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, मतलब 11th स्टैंडर्ड में हम लोग जब एडमिशन लेते तो व्हाट वी आर हैविंग आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस स्ट्रीम्स, सो वी आर हैविंग द रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ दीज 3 स्ट्रीम्स। तो अगर कोई बच्चा अभी साइंस में एडमिशन ले रहा है तो ये बच्चा बोल सकता है कि मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ूंगा, अगर वो बच्चा बोलता है मैं हिस्ट्री भी पढ़ूंगा, तो वी आर गिविंग देम चॉइस। मतलब ऐसा नहीं है कि साइंस का बच्चा साइंस के ही सब्जेक्ट पढ़ेगा और आर्ट्स का बच्चा आर्ट्स के ही सब्जेक्ट पढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा। सो वी आर हैविंग दैट मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी एंड ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब यहाँ पे रिसर्च के प्रोसेस को ज्यादा इंकरेजमेंट दिया है इन दिस स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। सो ये तो हो गया 5+3+3+4 का नया पैटर्न,
ठीक है. After that, along with that pattern, which are the new things into the school level? First one, about 2 crore of school dropout children will be back into the mainstream under this NEP. मतलब 2 करोड़ जो बच्चे शिक्षा से आज वंचित है, उनको ये पॉलिसी के अंडर स्कूलिंग में लाने की कोशिश होने वाली है. सो ऑन पेपर अगर देखा जाए तो ये पॉलिसी, दिस इज रियली अमेजिंग, बट इट डिपेंड्स कि हाउ इट इज गोइंग टू वर्क आउट इनटू द रियलिटी. डेफिनेटली 2 करोड़ बच्चे स्कूल में आएंगे तो एजुकेशन विल इंक्रीज, अल्टीमेटली लिटरेसी विल इंक्रीज, एंड इतने सारे बच्चे स्कूलिंग के लिए आएंगे तो डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट विल ऑल्सो इंक्रीज. सो दिस इज गोइंग टू बी द विन विन सिचुएशन. ठीक है. After that, second thing is that the more focus is given on the first, that is foundation stage, that is 3 to 8. अभी 3 to 8 के लिए क्या करेंगे? This NCERT will develop a national curricular and pedagogical framework for early childhood care and education. Okay? यहाँ पे मैंने split करके उसको दिया है. This is N, मतलब National Curricular and Pedagogical Framework, and it is made for what? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. तो मतलब ये 3 to 8 ईयर्स के बच्चों के लिए ये नया समिति का गठन किया जाएगा, एंड दिस फ्रेमवर्क विल गिव द न्यू करिकुलम फॉर द 3 to 8 ईयर्स स्टूडेंट्स. ओके. आफ्टर दैट, as we have seen that we are going to make the complete 360-degree holistic report card for the student. So how we are going to make that report card? With the help of new center. Which is the new center? A new National Assessment Center that is called as PARAK. And what is the full form of this PARAK? This Performance Assessment Review Analysis of the Knowledge for the Holistic Development. मतलब बच्चों का कंप्लीट विकास इवेल्युएट करने के लिए ये समिति का गठन किया जाएगा, PARAK. And this assessment center will give the guidelines how we are going to make the complete holistic development of the students. ठीक है. After that, right to education. Up till now what we were having, right to education मतलब शिक्षा का अधिकार किस लेवल पे था? 6 to 14 years, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक. नाउ इट हैज रेज टू द 3 to 18 years, मतलब नर्सरी से लेके 12th स्टैंडर्ड तक सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिलना ही चाहिए. दिस इज द न्यू, वी कैन से मेजर चेंज इनटू द NEP 2020. ठीक है. आफ्टर दैट, सेमेस्टर पैटर्न. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द सेमेस्टर पैटर्न. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सेमेस्टर पैटर्न? क्योंकि एक आध बच्चा अगर फाइनल के एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम के वजह से अगर नहीं अपियर हो पाता है या फिर उसको कम मार्क्स मिलते, सो दैट विल बी नॉट द फेल्यूर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट. कभी कभार 10th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चे अगर कम मार्क्स आते हैं तो फ्रस्ट्रेट हो जाते. Why? Because they are having some kind of problems at the time of final exam. So final exam is not just one criteria to assess them. That's why we are introducing this new semester pattern. So this was all about the school level. चलिए अब बात करते हैं हायर एजुकेशन के बारे में. हायर एजुकेशन के बारे में बोलेंगे तो वन सिंगल बॉडी विल बी डेवलप ऑल ओवर इंडिया टू कंट्रोल द एंटायर हायर एजुकेशन. मतलब NTA, UGC, everything will get merged and we are going to develop one common center for all over India. And what will be the name of that? HECI. What stands for? Higher Education Commission of India. तो ये Commission of India, what it will do? It will be set up as a single umbrella body for the entire higher education. मतलब पूरे हायर एजुकेशन का रिमोट कंट्रोल किसके पास रहेगा? HECI के पास, excluding 2 things. Which are the 2 things? Medical and legal education. After that, there is an introduction of the integrated courses and along with that multiple entry and exit program. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है कि व्हाट इज द मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम. लेट अस सी. सपोज एक स्टूडेंट ने FY BCom में एडमिशन लिया है. ही कंप्लीटेड हिज फर्स्ट ईयर and into the second year, because of some family issues or the health issues or the economical issues, he could not complete the second and third year. तो क्या होगा? उसका 1 साल वेस्ट जाएगा? नहीं.
that 1 year will be credited to the academic bank to store the credits. मतलब डिजी लॉकर करके एक लॉकर रहेगा और उस एकेडमिक बैंक में उसका वो 1 ईयर सेव हो जाएगा. ही विल गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ दैट 1 ईयर. और कुछ सालों बाद अगर उस बच्चे को लगता है कि अगेन आई वांट टू कंटिन्यू माय ग्रेजुएशन, सो नो नीड टू टेक द एडमिशन फॉर द फर्स्ट ईयर, ही कैन टेक द एडमिशन टू द सेकेंड ईयर. Means students as per their convenience they can have the entry also and they can have the exit also. That is called as the multiple exit and entry programs. After that what is the integrated courses? अभी हम देखेंगे तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 3 to 4 years को बोला गया है, पोस्ट ग्रेजुएट 1 to 2 years. तो इसमें हम समझ लेते हैं. चलो कोई बच्चा बीएससी के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है, मतलब फॉर ग्रेजुएशन. इफ ही इज कंप्लीटिंग 1 year एंड ही इज लिविंग इन बिटवीन, ही विल गेट द सर्टिफिकेट फॉर दैट 1 year. इफ ही इज कंप्लीटिंग 2 years, he will get a certificate for the 2 years diploma. Okay. आफ्टर दैट अगर वो बच्चा 3 साल कंप्लीट करता है तो ही विल गेट द सर्टिफिकेट एज अ ग्रेजुएशन. मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि दे जस्ट स्टडी फॉर द सेक ऑफ एकेडमिक डिग्री. तो आफ्टर कंप्लीटिंग 3 years दे विल गेट द सर्टिफिकेट ऑफ द एकेडमिक डिग्री. एंड उसके बाद अगर कोई बच्चा उसमें रिसर्च करना चाहता है तो दैट विल बी हिज 4 years. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज द इंटीग्रेटेड कोर्सेज. सेम थिंग फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन. And integrated bachelor plus masters, that will be the 5 years. मतलब 3 plus 2 years, that will be the 5 years. So this is called as the integrated courses. After that, one new thing about the MPhil. मतलब MPhil course will be discontinuous after this NEP 2020. मतलब according to this NEP 2020, there will be no MPhil courses. Graduation, post graduation and after that directly doctorate. No MPhil will be there. Along with that एक नया उन्होंने पॉइंट ऐड किया है, that is called as multidisciplinary institutions. This we have seen into the 11th standard admission also. यहाँ पे हायर एजुकेशन में कोई बच्चा इंजीनियरिंग मैकेनिकल में कर रहा है और he is interested to study the music, if he is interested to study the singing, he can go for that subject. मतलब there is no rigidity for the subject selection. Flexibility is given for the subject selection for the schooling level as well as into the higher education. Along with this, फॉरेन यूनिवर्सिटीज, सपोज ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, these universities are allowed to make their setup in our country. मतलब किसी स्टूडेंट को अगर ये यूनिवर्सिटीज से डिग्री लेनी है तो नो नीड टू गो टू अब्रॉड, दे कैन परस्यू देयर डिग्री फ्रॉम दिस आउटसाइडर यूनिवर्सिटीज फ्रॉम द इंडिया इटसेल्फ. ओके. एंड बहुत सारे कॉलेजेस को ऑटोनॉमस फैसिलिटीज ऑल्सो गिवन अंडर दिस NEP 2020. तो ये सारे फीचर्स हो गए हायर एजुकेशन के बारे में. अभी हम बात करेंगे टीचर एजुकेशन. टीचर एजुकेशन के लिए भी एक नया फ्रेमवर्क रेडी होने वाला है इन द ईयर 2021. अ न्यू एंड कॉम्प्रहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क for the teacher education, that is called as NCFTE 2021 will be formulated by the NCTE in consultation with the NCERT. मतलब टीचर एजुकेशन में कौन से चेंजेस रिक्वायर्ड है उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनेगा इन द ईयर 2021. ओके. आफ्टर दैट एक बड़ी चीज है, उसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड है कि 4 years इंटीग्रेटेड BEd डिग्री, व्हाट इज दिस? सो 4 years इंटीग्रेटेड डिग्री मतलब क्या? सपोज कोई बच्चा ग्रेजुएशन करना चाहता है एंड आफ्टर ग्रेजुएशन ही वांट्स टू डू द BEd डिग्री, तो वो इंटीग्रेटेड 4 साल के लिए एडमिशन लेगा. मतलब व्हेन ही विल टेक द एडमिशन फॉर द फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन, फर्स्ट 3 years he will complete his graduation and along with that 1 year for the BEd. So that 4 years will give the graduation plus BEd degree. सपोज नाउ अभी कोई बच्चा ग्रेजुएशन SY TY में है या ग्रेजुएशन हो चुका है एंड इफ ही वांट्स टू डू द BEd डिग्री, ही हैज टू डू द BEd डिग्री फॉर 2 years. अगर कोई बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है या फिर उसका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो ही कैन डू द BEd डिग्री फॉर 1 year. मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 1 year, ग्रेजुएशन के लिए
2 years एंड इंटीग्रेटेड करेंगे तो 4 साल, ठीक है। तो नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग द B.Ed डिग्री फॉर द टीचर एजुकेशन। आफ्टर दैट अभी ये बहुत सारे डेवलपमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो टीचर्स को भी खुद को अपग्रेड करना चाहिए। टीचर शुड बी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, मोर professionalism should be there, and for that there is new program that is called as the Continuous Professional Development Program, CPD। मतलब ये प्रोग्राम के तहत टीचर्स विल गेट द ट्रेनिंग हाउ दे कैन अपग्रेड देयर सेल्फ, ओके। If teachers are going to upgrade it properly, then only they will be able to give the education to the children. After that, new transfer policy। अभी ट्रांसफर के पॉलिसी में क्या चेंजेस आया है? ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं होंगे। देयर विल बी द मिनिमाइज एक्सेसिव ट्रांसफर, मतलब जो एक्सेसिव ट्रांसफर है वो मिनिमाइज कम किए जाएंगे। जहाँ पे एकदम जरूरी है ट्रांसफर वहीं पे ही ट्रांसफर होगी, अननेसेसरीली ट्रांसफर नहीं होगा। आफ्टर दैट रिलीफ फॉर द टीचर्स फ्रॉम द एक्स्ट्रा बर्डन, मतलब एज वी नो कि बहुत सालों से टीचर्स को मतलब अपार्ट फ्रॉम द टीचर एजुकेशन टीचिंग से बहुत सारे दूसरे काम भी दिए जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर हैविंग द एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर टीचिंग। सो NEP ने कहा है, नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने कहा है कि वी विल ट्राई टू मिनिमाइज दैट एक्स्ट्रा बर्डन। एंड आफ्टर दैट फॉर्मेशन फॉर द स्टाफ क्वार्टर्स इनटू द रिमोट एरिया, मतलब कोई रिमोट एरिया में टीचर्स काम कर रहे हैं तो उनके लिए स्टाफ क्वार्टर्स भी अवेलेबल किए जाएंगे। So this was all about the guidelines given by the NEP 2020. Now we are waiting to see that how the guidelines will come for every topic, so that we will have the clarification about all the topics of the NEP 2020. So ये तो थे कुछ हाइलाइट्स ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अभी आपको भी मुझे बताना है इनटू द कमेंट बॉक्स कि आप क्या सोचते हैं ये एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, सो दैट वी विल हैव द गुड एक्सचेंज ऑफ द आइडियाज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।